तो आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स जो हैं वो कवर कर दिए हैं, तो वो पहले आप लोग देख लेना। उसके बाद आज 4th पार्ट हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो हमारे डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में वो किस किस तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एटम और मॉलिक्यूल बोल रही हूँ तो समझ में आ रहा है ना। मॉलिक्यूल मतलब कि जैसे हो गया NaCl, पूरा इसको बोल रहे हैं मॉलिक्यूल। बट इसमें जो एटम्स प्रेजेंट हैं, एटम्स कौन से हैं? सोडियम है और कैल्शियम। ये सोडियम एक हमारे पास एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं वो बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं, वही हमारे पास होता है कि केमिकल बॉन्डिंग। तो काफी सारे तरह से वो बॉन्डिंग कर सकते हैं, वही हम देखेंगे कि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड नाम से पता चल रहा है जिसमें आयंस हैं। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर होता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। जैसे कि ये मेरे पास सोडियम है, ये मेरे पास क्लोरीन है। सोडियम के पास एक है, ठीक है, और इसके पास 7 है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 1 है, ठीक है। तो 1 को ये, अब देखो इसके पास 1 है और इसके पास 7 है, तो अब ये एक इजीली दे सकता है, वो इसके लिए इजी है, या फिर ये इससे 7 ले सकता है, वो इसके लिए इजी है। ऑब्वियसली बात है, इसके पास ज्यादा है तो ये क्यों देगा? तो इसको ही अपना एक इसको देना पड़ेगा। ये सोचेगा कि चल तू ही एक ले ले, तेरा ही भला हो जाएगा, ठीक है। मेरा क्या है, मेरे पास तो वैसे भी एक ही है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको दे देता है, तो इसके पास पूरे 8 हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो अब जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो ले रहा है उसको हम नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl क्या बन गया? नेगेटिव। तो ये मेरे पास होता है आयोनिक बॉन्ड, यानी जिसमें पूरी तरह हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। फिर ये अभी मैं बताती हूँ, उससे पहले एक बार ये देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इसमें म्यूचुअल शेयरिंग है, इसमें हम शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं कि जैसे ये मान लो ये है, तो इसमें ये क्या करेंगे? शेयर कर लेते हैं आपस में कि चल तेरा भी भला हो जाएगा, मेरा भी। बट जो आयनिक बॉन्ड है ना, इसमें क्या करते हैं? पूरी तरह से दे देते हैं कि अब रखिए पूरा तेरा ही है, इस तरह से, ठीक है। कंडीशन क्या होती है आयोनिक बॉन्ड की? तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑफ अ मेटल शुड बी लो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना, क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो अगर वो कम है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका उल्टा था, मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने वाली एनर्जी जो है अगर वो ज्यादा है, तो ये इसकी कंडीशन है, तब हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब जैसे यहाँ पे Cl है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जो एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिमूव करने की, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयोनिक कंपाउंड की, जैसे कि जो आयोनिक कंपाउंड होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। आयोनिक कंपाउंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, किसमें? मोल्टन स्टेट में या फिर वाटर में कह लो, ठीक है। और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं किसमें? सॉलिड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में ऐसे देखो कि लिक्विड स्टेट में गुड कंडक्टर है और सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर है, ठीक है। और वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड है वो इनसोल्यूबल होता है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा। पोलर नॉन पोलर भी मैंने आपको बताया था क्या होता है। तो पोलर नॉन पोलर में ये इनसोल्यूबल होते हैं और वैसे वाटर में ये सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वाटर क्या है? पोलर है, ठीक है। फिर कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है इनमें, आयोनिक में पूरी तरह ट्रांसफर हो जाता है। तो कैसे होती है शेयरिंग, वो एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो ये है आपके पास कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल। अब देखो हाइड्रोजन हमें पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो H2 था। अब इन्होंने क्या किया कि इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक हाइड्रोजन को,
ठीक है, तभी तो उसका एस वाला पूरा फिल होगा। तो इसने क्या किया, इसके पास एक था, इसके पास भी एक था, तो इन्होंने क्या किया, शेयर कर लिया। देखो इस हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए, फिर इस हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए, और दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ठीक है, तो अब इन्होंने पूरी तरह ट्रांसफर नहीं किया क्योंकि दोनों के पास ही एक एक था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वो डिफरेंस तो नहीं आ रहा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है और एफिनिटी वाली ज्यादा है, ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं क्योंकि दोनों के पास ही एक एक है। ठीक है, तो ये शेयर करके बनाएंगे बॉन्ड को। सिमिलरली यहाँ पर भी, अब वहां पे तो क्या था, सोडियम था जिसके पास एक था, तो वो दे रहा था क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था। बट इनमें क्या है, दोनों पे ही 7-7 है। अब ना ये अपने देगा ना ये अपने देगा, क्यों क्यों 7 क्यों कोई देगा, इतने हैं उसके पास, एक आधा होता तो दे भी देता। तो इसलिए दोनों सोचते हैं कि चलो दोनों हम शेयर ही कर लेते हैं, इससे अच्छा दो, और फिर ये बॉन्ड बना लेते हैं। तो समझ में आ गया कोवलेंट बॉन्डिंग में। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर क्या होते हैं, जो कि पार्ट नहीं लेते कोवलेंट बॉन्ड बनाने में, उनको हम बोल देते हैं लोन पेयर। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर, यानी एक तरह से एक्स्ट्रा होते हैं जो, जैसे कि हमारा जो अमोनिया है उसमें एक लोन पेयर होता है, और जो वाटर है उसमें हमारे पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो ये इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और आयोनिक में भी दोनों का हाई था, दोनों में हाई है, बस ऐसे याद रखो। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट आयनिक वाले सोल्यूबल थे। ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेंजीन, एसीटोन, और जो आयनिक वाले थे वो इनसोल्यूबल थे इनमें। ठीक है, उल्टा है ये वाला पॉइंट, याद रखना, दोनों में उल्टा है। कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्शनल होती है, और कोवलेंट बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, एक होता है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग और एक होती है पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग। तो जब कोवलेंट बॉन्डिंग जो है 2 सिमिलर एटम्स के बीच में हो, तब उसे हम क्या बोलते हैं कि वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हो रही थी, तो ये सिमिलर है ना, दोनों सेम है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग है। सिमिलरली क्लोरीन क्लोरीन में हो रही है, दोनों सेम है, तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके है मेरे पास, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग के हैं। ठीक है, उसके बाद पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होगी, जो डिफरेंट एटम्स के बीच में होगी, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, और जैसे हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा था वाटर के बीच में भी। ठीक है, NH3 इनके बीच में, इन सब में क्या होगी, पोलर कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, क्योंकि डिफरेंट एटम्स के बीच में हो रही है। फिर एक बॉन्डिंग होती है मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप की कोवलेंट बॉन्डिंग ही होती है। ठीक है, बट स्पेशल टाइप की होती है, जिसमें 1 एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है दूसरे एटम को। ठीक है, इसमें दान दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो जो बॉन्डिंग बिटवीन डोनर टू द एक्सेप्टर, एक कोई दान दे रहा है तो उसमें क्या होगा, एक दे रहा है एक ले रहा है, तो जो दे रहा है वो होता है डोनर, और जो ले रहा है वो होता है एक्सेप्टर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें क्या हो, डोनेट हो, 1 एटम डोनेट करे दूसरे को। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रखा है, S वाला जो है वो O वाले को दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ये जो एरो वाला साइन होता है ये डिनोट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। ठीक है, ये एरो डिनोट करता है। अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl, इसमें 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है। इसमें आयोनिक भी है, कोवलेंट भी है, और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है, तो जिसमें तीनों बॉन्डिंग होती हैं उसका एग्जाम्पल है ये। फिर एक होता है मेरे पास सिग्मा बॉन्ड, एक होता है मेरे पास पाई बॉन्ड। क्या होता है सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या है कि जो एक सिंगल बॉन्ड बनना है उसको हम बोल देते हैं सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ अ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, सिग्मा बॉन्ड बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है ना यहाँ पे। और पाई बॉन्ड क्या होता है, जिसमें साइड वेज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, साइड वेज ओवरलैपिंग कैसे होती है,
ऐसे हम, आपको याद होगा, हम ऐसे ऑर्बिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये है, अभी मैं कुछ भी एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बनाए, यहाँ पे बॉन्ड बनाए, इसको हम बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है सिग्मा को। अगर डबल बॉन्ड है, तीन ही तरह के बॉन्ड हमने देखे है ना केमिस्ट्री में। फर्स्ट मेरे पास होता है एक, सेकंड हो गया जिसमें दो होंगे, और थर्ड होता है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड, इसमें तीन होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो है इसको हम सिग्मा से नोट करते हैं। जो सेकंड वाला है इसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और जो तीन वाले हैं इसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। तो ये होते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो और दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल हो टू फॉर्म, और एक नए टाइप का आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाए, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड मतलब मिलके, यानी जब वो मिक्स हो गए एक नया आइडेंटिकल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल जो हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो बेसिकली मिक्सिंग से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रखा है आपको हाइब्रिडाइजेशन और ये ज्योमेट्री। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, sp2 में ट्राइगोनल, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 में बनेगी ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 में बनेगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि यहाँ पे देखो, ये है मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है, सीधी दिख रही नहीं है आपको, लीनियर। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp होगी, ठीक है। इस तरह से हम किसी की भी निकाल सकते हैं। फिर आती है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, नाम से पता चल रहा है बॉन्ड बनाने में जो एनर्जी लग रही है या ब्रेक होने में। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम। तो मतलब बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है दैट इज बॉन्ड एनर्जी। और ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एटम का साइज क्या है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड पे, ठीक है। जितना ज्यादा एटम का साइज होगा उतनी ही कम उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, मतलब जितना छोटा उतनी ही उसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी। और मल्टीप्लिसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी हमें देनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड में कम देनी पड़ेगी, ट्रिपल बॉन्ड में हमें बहुत ज्यादा देनी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मतलब यही है ना कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये गिवन है यहाँ पे आपको। फिर नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या होती है। तो एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉन्ड इन एटम, दो एटम्स के सेंटर से डिस्टेंस माप लो तो उसको हम बोल देंगे उसका बॉन्ड लेंथ है। बॉन्ड लेंथ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, साइज पे और मल्टीप्लिसिटी पे। तो साइज पे कैसे डिपेंड करती है, साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा साइज उसका होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। जैसे कि ये एक छोटा एटम बना दो, एक बड़ा एटम बना दो, तो वैसी बात है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम है, इसकी ज्यादा होगी, तो इसलिए साइज पे कैसे डिपेंड करेगी, ठीक है। और मल्टीप्लिसिटी की अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उतना ही कम बॉन्ड लेंथ होगी, यानी जो ट्रिपल बॉन्ड वाला होगा उसमें कम होगी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में जब हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, देन इट इज बॉन्डेड टू वन, तो वो उनमें से किसी एक के साथ बॉन्ड बना लेता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड टू अदर बाय अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि HF, हाइड्रोजन ने एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाया, तो इसको हम बोलेंगे कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली वाटर में भी, ठीक है। तो H2O जो है वो लिक्विड है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और H2S जो है डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, सो दैट इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, बट इसमें नहीं है, ठीक है।
क्योंकि ये लिक्विड है और ये क्या है, गैसियस है, होता है रूम टेम्परेचर पे। इन वाटर, वाटर में जो H2O मॉलिक्यूल है वो सराउंडेड होता है बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे देख ही सकते हो ये, ठीक है। तो ये मेरे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक हाइड्रोजन किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी दो तरह की होती है, एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब क्या है, इंटरमोलिकुलर का मतलब क्या है कि किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जब हो रही है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। बट इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, सेम ही के अंदर होती है, सेम ही जो हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर होती है। तो अगर अलग वाले के साथ बनाए बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन है फ्लोरीन के साथ बना रहा है, फिर ये एक अदर है HF, तो ये अलग अलग के साथ बॉन्डिंग बना रहा है ना, तो इसको बोलेंगे हम इंटर। और इंट्रा मतलब कि जब सेम ही एटम में बॉन्डिंग हो तो उसको हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देख लिया, आयनिक बॉन्ड, हमने केमिकल बॉन्डिंग देखी जिसमें अलग अलग तरह की बॉन्डिंग देखी, जैसे कि आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, और कोऑर्डिनेट, और फिर बॉन्ड लेंथ वगैरह देखा क्या होती हैं, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और 2 टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट तो ये हम लोग इसमें करें या नेक्स्ट में करें, चलो ये वाला पार्ट भी हम इसमें कवर कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इजी ही है ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन अगर आपसे कोई पूछे तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें ये 4 चीजें हो सकती हैं। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो उसको भी हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं हम किसी भी रिएक्शन में तब भी हम क्या बोलेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर हम एडिशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की तो भी हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रही है। या अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं तब भी हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही हो रही है। उल्टा रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो रिडक्शन, यहाँ पे रिमूव कर रहे थे, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो रिडक्शन, यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे रिमूव कर रहे थे, बिल्कुल उल्टा है। तो ये मेरे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि Mg+O2। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, ऑक्सीजन को ऐड किया Mg में तो MgO बन गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई तो मतलब यहाँ क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, अब यहाँ पे H2S की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे FeS, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन के। इस तरह से रिडक्शन के एग्जाम्पल देख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को ऐड किया तो यहाँ पे रिडक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव किया तो यहाँ पे रिडक्शन हो गई। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट है और इनके चारों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये तो था ओल्ड कंसेप्ट कि किस ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। बट न्यू कंसेप्ट क्या कहता है, न्यू कंसेप्ट बोलता है कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं मतलब उसकी रिडक्शन हो रही है। ठीक है, लॉस और गेन क्या है, यहाँ पे Na है। ठीक है, Na पे 0 चार्ज है। ठीक है, अब Na से Na+1 में यहाँ क्या हो गया, एक चार्ज बढ़ गया ना, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुई, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Zn से +2 आ गया तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। अब यहाँ पे देखो
अगर तो चार्ज पॉजिटिव आ रहा है तो ऑक्सीडेशन होगी, नेगेटिव आ रहा है तो रिडक्शन होगी। Cl2 पे 0 है, -1 होता है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं गेन हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। ठीक है, फिर आता है मेरे पास, तो अभी तक ना हमने क्या क्या देख लिया, पहले ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट याद रखने हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 5th लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा, तो ये 5 पॉइंट अगर होंगे तो ऑक्सीडेशन होगी। फिर इनका उल्टा कर दो तो वो रिडक्शन होगी। तो ये अभी हमने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती क्या है। अब होता है मेरे पास, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे, बट दूसरे की ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, जब खुद की रिडक्शन करेगा। ठीक है, तो अगर कोई दूसरे की ऑक्सीडेशन कर रहा है और खुद की रिडक्शन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट में मतलब जो दूसरे की रिडक्शन करेगा और खुद की ऑक्सीडेशन करेगा। कैसे करेगा, देखो कैसे पता करें कि ऑक्सीडेशन हो रही है रिडक्शन, तो जैसे ये रिएक्शन आपको एग्जांपल दे रखा था, तो देखो CuO से बना Cu, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, किसकी किसकी रिडक्शन हो रही है, CuO की। ठीक है, फिर कार्बन से बना CO, मतलब क्या हुआ, पहले कार्बन था, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो CuO है। क्यों है CuO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो खुद की रिडक्शन करे, बट दूसरे की तो ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। तो यहाँ पे खुद की क्या करी, इसने रिडक्शन करी, तभी तो Cu बना। तो इसने खुद की रिडक्शन करी, तो इसलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखा है CuO वाला। ठीक है, फिर इसी तरह से रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल जैसे H2O है, H2O से क्या बना, H2 बना, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो मतलब इसकी क्या हो रही है, ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसकी हुई, कार्बन की, और रिडक्शन किसकी हुई, इसकी। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें, जो खुद की ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, और खुद की ऑक्सीडेशन किसने करी, कार्बन ने, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन। ठीक है, फिर आता है मेरे पास रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हो, तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल समझाया ना आपको CuO वाला, तो इसमें देखो यहाँ पे इस सेम ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, समझ आ गया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। फिर नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर। जो चार्ज प्रेजेंट, किसी भी एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट है इन अ मॉलिक्यूल और आयन, उसको हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बेसिकली चार्ज उस पर कितना प्रेजेंट है वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको ये जो एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको सोल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास ये है Mn इन दिस, तो मुझे इसके अंदर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, मुझे बेसिकली निकालना है कि इस Mn पे कितना चार्ज है, ये निकालना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो आपको ये चार्ज याद होनी चाहिए, जैसे कि के पोटेशियम पे जो है वो +1 चार्ज होता है। ठीक है, प्लस जिसका निकालना है उसको हम X मान लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है,
तो -2 और कितने ऑक्सीजन है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 4 2 ज़ा 8, तो -8 और इक्वल में हम रखते हैं 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया -7, तो x -7 इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 7, और कैसा 7 प्लस का 7। तो जो KMnO4 है इसमें Mn पे कितना चार्ज है +7 चार्ज है। ठीक है, इस तरह से चार्ज निकालते हैं हम। जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल आपको दे रखा है Cr in K2Cr2O7, तो Cr पे चार्ज निकालना है मैंने इसमें। तो अभी बताया मैंने पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है +1, तो 2 × +1 कितना हो गया +2, प्लस Cr पे निकालना है और कितने हैं 2, तो मैं इसको लिखूंगी 2x। ठीक है, इस पे होता है -2 और 7 है तो 7 2 ज़ा 14 और माइनस का 14। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया -12, तो 2x - 12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12 और x कितना आ जाएगा यहाँ से 6 +6, तो Cr इसमें Cr पे कितना चार्ज है +6 चार्ज है। ठीक है, फिर एक और दे रखा है वो भी कर देती हूँ मैं। C का निकालना है आपने किसमें C12H22O11, तो अब इसमें देखो कार्बन पे कितना चार्ज होता है ये तो मुझे निकालना है, तो 12x लिख दूंगी मैं इसको, प्लस हाइड्रोजन पे होता है +1, तो 22 + 22 आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 11 2 ज़ा 22, तो माइनस का 22 इज इक्वल टू आ गया 0, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 12x इज इक्वल टू 0, तो जब ये इधर जाएगा 0 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसमें कार्बन पे कितना चार्ज है 0 चार्ज है। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से हम लोग इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, और यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और यही चार्ज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है, ये रिएक्शन है, इसमें बता रखा है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रही है, किस में रिडक्शन हो रही है और कौन इसका रिड्यूसिंग एजेंट है, और इन्हें सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखा रखे हैं। तो मैं यही सोल्व भी कर देती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखो ZnO से बना Zn, मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है मेरे पास रिडक्शन, तो इसमें हो रही है रिडक्शन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसको हम बोलेंगे क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है कार्बन की। ठीक है, और रिडक्शन किसकी हो रही है ZnO की, और यहाँ पे अगर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट बताना हो तो कौन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद की ऑक्सीडेशन करे, मतलब कौन कर रहा है कार्बन, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा कार्बन। ठीक है, अब फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4, तो निकाल लो इनको। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 2 नेगेटिव में सल्फर का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको x मानेंगे। ऑक्सीजन पे क्या होता है -2। ठीक है, ये जो चार्ज गिवन होता है ना इसको हम इक्वल में लेते हैं। देखो अब ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, तो -2 × 4 कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 -8, और इक्वल में जो ये चार्ज दे रखा होता है इसको हम इक्वल में रखते हैं। अब यहाँ पे हमने 0 क्यों लिया था, क्योंकि होल का चार्ज कुछ नहीं था तो हमने 0 ले लिया इसको, बट यहाँ पे गिवन है, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से -2 + 8 दैट इज 6 + 6। नेक्स्ट दिया हुआ है Fe का निकाल लो, किसमें FeCO5 में। ठीक है, तो x मानेंगे Fe को, और CO पे चार्ज कितना होता है 0। ठीक है, तो 5 × 0 0 इज इक्वल टू 0, तो x में कितना आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है नाइट्रोजन का निकाल लो NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन को x मानोगे, इस पे होता है +1, तो 4 × 1 + 4 दैट इज, और ये पूरे का चार्ज दे रखा है तो +1 को हम इक्वल में रखेंगे, तो x कितना आ गया यहाँ से +1 और इधर जाके -4, तो x कितना आ गया -3 आ गया। ठीक है, फिर है बस ये।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि जो कैटायंस हैं वो जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उससे कैटायन बनते हैं। कैटायंस क्या होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और कब पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और एनायंस जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और एनायंस जो है वो नेगेटिव चार्ज वालों को हम एनायन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं फटाफट, लास्ट टॉपिक है रिएक्शंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। बिल्कुल इजी है, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन मतलब नाम से पता चला डीकम्पोज होना यानी टूटना। तो अगर कोई एक कंपाउंड जैसे FeSO4 है, अभी अलग अलग में टूट गया, एक Fe2O3 बन गया, एक मेरे पास SO2 बन गया, SO3 बन गया, तो जब एक ब्रेक होता है 2-3 में, तो मतलब क्या हो गया, वो डीकम्पोज हो गया, तो उसको हम बोल देंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है। जैसे हम वाटर मोलिक्यूल है H2O, उसको मैं तोड़ दूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी, वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। फिर नेक्स्ट है कम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जो कंबाइन होके एक बना दे, नाम से ही पता चल रहा है कम्बिनेशन। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, CO2। ठीक है। तो अगर ये उल्टी लिख दूं मैं इसको कि CO2 इज इक्वल टू C+O2, तो वो क्या बन जाएगी, डीकम्पोजिशन बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस कर रहे हैं जो, जैसे यहाँ पे FeCuSO4 है, अभी यहाँ पे जो Fe है ये Cu की जगह आ जाएगा और Cu को बाहर निकाल देगा, तो मतलब Fe ने क्या किया, Cu की जगह ले ली, तो यानी उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये FeSO4 प्लस Cu बन गया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अगर यही डिस्प्लेसमेंट दो बार हो, मतलब जैसे कि NaSO4 प्लस BaCl2 है, तो यहाँ पे Ba के साथ आ गया SO4 और Na के साथ आ गया Cl, तो मतलब दोनों ने डिस्प्लेस किया ना, तो इसलिए इसको बोला डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो ये 4 टाइप थे रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन मतलब इसमें एक बना रहा है काफी सारे, कॉम्बिनेशन जिसमें दो कंबाइन होके एक बना रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसमें डिस्प्लेस कर रहे हैं, और डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दो कर रहे हैं। बस इजी था। फिर एक पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पे, रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को हम कब कहेंगे कि वो रैंसिड है, मतलब कि देयर इज एन चेंज, जब उसकी स्मेल, टेस्ट या कलर में चेंज आ जाए। ठीक है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, जब उनकी हो जाए तो हम बोल देते हैं कि वो रैंसिड हो गए। देयरफॉर सब्सटेंस कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जैसे कि इसका मेन एग्जाम्पल है कि जो चिप्स होते हैं वो खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि चिप्स में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस। और क्यों भरी जाती है, ताकि उन चिप्स की ऑक्सीडेशन ना हो और वो खराब ना हो। ठीक है। उनका स्मेल वगैरह ये सब चेंज ना हो, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस जो है उसमें भरी जाती है। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रेंसिडिटी। तो ये आपका टॉपिक खत्म हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। अब नेक्स्ट में हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, जो भी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, और अगर मतलब आप लोगों को और अच्छे से पूछना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी। तो वहाँ पे चैट ओपन है, वहाँ पे आके आप अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है।